गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चलेगा हमारा 12। देखिए चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। एसएसटी में हमारे 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ठीक है, हमने ज्योग्राफी कर ली है, वो हमारे स्टार्टिंग के 11 चैप्टर्स में जो हमने पढ़ा वो हमारा भूगोल था। अब जो हमारा 12 चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री। तो ये हमारी एक नई यूनिट है। जब हम आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती थी तो हम कुछ पोर्शन भूगोल का, कुछ इतिहास का और कुछ नागरिक शास्त्र का आपको कराते थे। लेकिन अब हम आपके कंटिन्यू चैप्टर लेके चल रहे हैं, तो जो हमारा भूगोल का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम अपना 12 चैप्टर में हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। इतिहास का पहला चैप्टर और आपका 12 चैप्टर जो है वो है मध्यकालीन भारत, कब, कहाँ और कैसे। देखिए आपने पढ़ा होगा जब हम भूगोल होते हैं, जैसे आपको आपकी हिस्ट्री अभी मैंने बताई कि 3 पार्टों में डिवाइड की गई है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। भूगोल में हम भूगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में, मृदा के बारे में। और जो इतिहास होती है उसमें हम कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, इतिहास में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो आज भी हमें जाननी चाहिए, या प्राचीन काल में किस तरीके से कौन कौन महापुरुष हुए, किन्होंने कितना योगदान दिया, वो हम पढ़ते हैं इतिहास में। नागरिक शास्त्र में हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 12। संपूर्ण इतिहास को 3 विस्तृत कालों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। प्राचीन काल का विस्तार पूर्व इतिहास से लगभग 8वीं शताब्दी तक, मध्यकाल का 8वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी ईस्वी तक तथा आधुनिक काल का 18वीं शताब्दी से अब तक। इन कालों में घटित मुख्य परिवर्तनों की दृष्टि से इतिहास को उपयुक्त 3 कालों में बांटा गया है। पिछली कक्षा में आपने प्राचीन काल के विषय में पढ़ा था, इस कक्षा में आप मध्यकाल के विषय में पढ़ेंगे। देखिए प्राचीन काल के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी क्लास 7 है इसमें हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट। प्राचीन काल के अंतिम चरण में हर्षवर्धन एक प्रमुख शासन थे। 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात बहुत से छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। इन राज्यों के शासक आपस में युद्ध करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की शक्ति क्षीण होती गई और ये परिस्थितियां मुस्लिम शासकों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए तथा यहाँ के कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में करके भारत में अनेक साम्राज्यों की स्थापना प्रारंभ कर दी थी। अतः इस काल को परिवर्तन काल माना जाता है। इस प्रकार 8वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि अब ब्रिटिश स्वयं को भारत में स्थापित करने लगे थे। यह भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, अतः इस शताब्दी को आधुनिक काल के रूप में स्वीकार किया गया है। ये परिवर्तन न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में बल्कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी हुए थे। अब नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र विस्तार। हमारी बहुत सी भूतकालीन ऐतिहासिक घटनाएं वर्तमान भारत की सीमाओं के बाहर घटित हुई थी। यदि हम मध्यकाल से प्रारंभ में भारत के आकार की कल्पना करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि इसका विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में म्यांमार तक था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका आदि देश सम्मिलित हैं। देखिए ये जो हमारे देश हैं ये वो देश भी हैं जो हमारी सीमाओं से लगे हुए हैं। हालांकि इस कक्षा में हम अध्ययन वर्तमान भारत की ही केंद्रित रहेगा। वर्तमान भारत के से बाहर के किसी स्थान का संदर्भ विशेषतः दिया जाएगा। ठीक है, कि अगर हम किसी बाहर के बारे में पढ़ेंगे तो वो कुछ विशेष ही होगा, इसमें हम सिर्फ अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। अब है परिवर्तित नाम। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल के दौरान अनेक जनपद व महाजनपद अस्तित्व में आए। यह प्रवृत्ति मध्यकाल में भी जारी रही तथा बड़ी संख्या में कस्बों व नगरों की स्थापना हुई। कुछ प्राचीन कस्बे व नगर विस्तृत हुए तथा उन्होंने विशिष्ट रूप धारण किया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों के नाम भी परिवर्तित हुए। इस क्रम में हमारे देश भारत के नाम में भी कई परिवर्तन आए। प्राचीन काल में हमारे देश का नाम भारत तथा भारतवर्ष था।
इस नए नाम जैसे हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद अस्तित्व में आने लगे, किंतु सभी विद्वानों ने इन नामों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में नहीं किया। कुछ लोगों ने के लिए हिंदुस्तान का नाम पंजाब, हरियाणा तथा गंगा व यमुना नदी के मध्य के स्थान को इंगित कराता था। कुछ के लिए इस नाम का अर्थ भारतीय महाद्वीप के लोगों की संस्कृति है। धीरे धीरे ये नाम भारत की उस राजनीतिक इकाई के साथ जुड़ते चले गए जिससे भारत का विस्तार हुआ था। देखिए, इसमें भारत के कुछ नाम बताए गए हैं। जैसे भारत के कुछ नाम जैसे भारत और काशी आज भी अस्तित्व में है। अब हमारा आता है सूचना के साधन। देखिए, हमें कैसे पता चलता है इतिहास में कौन सी घटना कैसे हुई, तो उसके कुछ स्रोत होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत और जो साहित्य स्रोत होते हैं, कहानियाँ, जीवनियाँ, या उस काल में जो लोग लिखते थे उनके माध्यम से ये हम पता लगाते हैं कि उस समय कैसा रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन मध्यकाल में सूचनाओं के साधन अधिकांश समान प्रकृति के थे, जिन्हें हम पुरातात्विक व साहित्य दो भागों में कह सकते हैं। हालांकि इनमें एक परिवर्तन दिखाई देता है, वह यह है कि प्राचीन काल की तुलना में इस काल में कागज आसान से उपलब्ध था, इसलिए अनेक लेख व साहित्य लिखे गए हैं। साथ ही साथ उनके प्रतिरूप भी बनाए गए। लिखित शब्दों में से प्राप्त जानकारी प्राप्त करना पुरातात्विक स्रोत की अपेक्षा अधिक सरल है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो हमारा प्राचीन काल था उसमें जो हमारी सूचनाओं के साधन थे वो कम थे, लेकिन मध्यकाल में सूचनाओं के साधन अधिक हुए, क्योंकि इसमें इस काल में पाया गया कि लोगों के पास कागज थे या उन्हें लिखने की कला अच्छी से आती थी, और जो इमारतें थी उनके सबूत भी मिले। अब है पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में इमारतें, चित्र, सिक्के, अभिलेख आदि सम्मिलित होते हैं। मध्यकाल में असंख्य महान इमारतों की रचना की गई, जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार व लाल किला। ये सब आपने देखे होंगे दोनों ही। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, हैदराबाद में चार मीनार आदि इन इमारतों पर लिखे अभिलेखों ने इतिहास के काल दिनांक को निश्चित करने में सहयोग प्रदान किया है। इसी प्रकार देखिए, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई इमारत बनती है तो उस पर एक शिलालेख बनाई जाती है, जिसमें उसमें बनाने वाले का नाम, दिन, दिनांक सभी अंकित किए जाते हैं, तो वो हमें सहायता करती है अपने इतिहास को जानने के लिए। सिक्कों, तामपत्रों, चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदे अभिलेखों ने दिनांक तथा ऐतिहासिक विकासों को निश्चित करने में सहयोग प्रदान किया है। अब आता है साहित्य स्रोत। मध्यकाल की अधिकाधिक सूचनाएं साहित्य स्रोतों से प्राप्त की गई है, जिनमें शासकों की जीवनी, आत्मकथाएं, तिथिव्रत पत्र, अभिलेख, कविताएं या यात्रा व्रत तथा अन्य कार्य शामिल हैं। हम जानते हैं कि उस काल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, इसलिए प्रतिरूप का कार्य हाथों से किया जाता था, तथा वे लोग जो हस्तलिपियों का प्रतिरूप बनाते थे उन्हें लिपि कहा जाता था। हाथों के प्रतिरूप बनाना कठिन कार्य था। परिणामतः एक ही लेख द्वारा लिखे लेखों में भी अंतर दिखाई देता है, जो कभी कभी अस्पष्ट का परिणाम होती है। मध्यकाल की कुछ जीवनी, आत्मकथाएं, तिथिव्रत तथा यात्रा वेदांत निम्न है। देखिए, मध्यकाल में कौन कौन सी जीवनियां व आत्मकथाएं लिखी गई। नंबर एक है पृथ्वीराज रासो। नंबर 2 है हमारी बाबरनामा। नंबर 3 है हमारी हुमायूंनामा। और नंबर 4 है हमारी अकबरनामा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि अकबर के जो फादर थे वो हुमायूं थे, हुमायूं के बाबर। पृथ्वीराज रासो या चंद्रबड़ दाई द्वारा लिखी गई है। यह दिल्ली के शासन पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल व उसके साहित्य कार्यों की व्याख्या करती है। बाबरनामा वह मुगल सम्राट बाबर द्वारा अपने समयावधि व शासन के बारे में लिखी गई है। हुमायूंनामा यह गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है तथा हुमायूं के शासन की विस्तृत जानकारी देती है। और जो अकबरनामा है ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। इसमें अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। अब आता है हमारा तिथिव्रत। तिथिव्रत शासन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथिव्रत निम्न हैं। एक है हमारी नंबर 1 तुगलकनामा। नंबर 2 है हमारी
तारीख फरिश्ता, और नंबर 3 है हमारी राज तरंगिणी। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो द्वारा लिखित है, जो तुगलक शासकों से संबंधित है। इन्होंने खजाई उल फुतूह की रचना की थी, जो खिजली शासकों के शासन से संबंधित है। और जो तारीख फरिश्ता है, पुस्तक फरिश्ता द्वारा लिखित है। इसमें 17वीं शताब्दी तक के दिल्ली सुल्तानों का लेखा जोखा है। और जो हमारी राज तरंगिणी है, यह प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर के इतिहास के विषय में बताती है, जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो हमारा गैप पॉइंट है, ये हमारा यात्रा वेदांत, यानी जो बाहर से विदेश से लोग आते थे भारत में घूमने के लिए, उन्हें वहाँ क्या अच्छा लगा और कौन कौन से ऐसे थे जो उस समय भारत आए थे मध्यकाल में। तो देखते हैं, मध्यकाल में बहुत से विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए तथा उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उनके द्वारा लिखित यात्रा वेदांत उस काल की सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है। कुछ मुख्य यात्री जिन्होंने अपने अनुभव को लिखा है, वे अल बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो और ये हमारा निकोलो आदि हैं। इन यात्रियों ने भारत को विविधता से व्यक्त किया है। लेकिन इन ये जितने भी हमारे ये यात्रियां हैं, ये भारत आए और इन्होंने भारत के बारे में उस समय के भारत की स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।